हेलो एवरीवन। ये हमारी सेकेंड वीडियो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो पहली वीडियो थी उसमें हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है या उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो वो एक जनरल ओवरव्यू वीडियो थी। और ये वाली जो वीडियो है इसमें बेसिकली हम बात करेंगे इस चैप्टर में कौन कौन से और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमने पढ़ी थी। वो हमारी जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है या अपने जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कराता है। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन वही थी जो हमने पहले भी डिस्कस करी थी, तो ये चेंज नहीं होगी, आपको वही की वही डेफिनेशन अपने एग्जाम में यूज़ करनी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि इट इनेबल्स द कॉन्टीन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि इस धरती पे एक स्पीशीज़ को बनाए रखने के लिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमें क्या करना पड़ता है, रिप्रोडक्शन। जैसे हमने एक डायनासोर्स या और ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल लिया था, डोडो बर्ड का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि जो डोडो बर्ड है उसका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाया तो आज उसकी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन क्या करता है कि आपके स्पीशीज़ की मेंटेनेंस इस अर्थ पे इंश्योर करता है कि इस धरती पे आप जैसे ही दिखने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो रहेंगे। तो इट इनेबल्स द कॉन्टीन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की ओर। वो क्या है, द हैबिटेट एंड इंटरनल फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। द हैबिटेट एंड इंटरनल फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोड ऑफ इट्स रिप्रोडक्शन। ये सबसे ज़्यादा जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिप्रोडक्शन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या चीज़ें डिसाइड करती हैं। तो पहली चीज़ आ गई हैबिटेट, यानी वो जहाँ रहता है, और दूसरी चीज़ आ गई इंटरनल फिजियोलॉजी, यानी इंटरनली उस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो सेलुलर है, मतलब यूनिसेलुलर है, ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म बेसिकली सेल डिवीजन से रिप्रोडक्शन करेगा। बट अगर कोई मल्टी सेलुलर है तो वो किसी कॉम्प्लेक्स मेथड को अपनाएगा, जैसे कि सेक्सुअल मेथड। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मल्टी सेलुलर है वो हमेशा सेक्सुअल मेथड अपनाता है, नहीं, ज़रूरी नहीं है। हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या ज़रूरी है कि वो हमेशा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा? नहीं, हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रा जो है वो बडिंग करता है, तो वो तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सो बेसिकली ऐसा कुछ है कि जिस जगह पे कोई एक ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है, और उसके अलावा उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है या उसके इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर कैसे हैं या उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एक ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस करेगा या असेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस करेगा, कहाँ रहता है ऑर्गेनिज्म, उसके अलावा उसका शरीर कैसा बना हुआ है, उस बात पे निर्भर करता है कि किस तरीके का मोड कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करेगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे आते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम पढ़ चुके हैं असेक्सुअल और सेक्सुअल, जो हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। असेक्सुअल सेक्सुअल को बेसिकली हम एक टेबल की फॉर्म में करेंगे, सो इट्स इजी टू ग्रास्प एंड इजी टू लर्न। ठीक है, सो बेसिकली अब हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली हमें पता है कि जो पेरेंट है वो सिंगल पेरेंट होता है, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है यूनी पेरेंटल। यूनी का मतलब वन, पेरेंटल का मतलब पेरेंट, यानी सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। अब सेक्सुअल पे आ जाओ। सेक्सुअल में क्या है पहला पॉइंट कि इट इज़ ऑलवेज बाय पेरेंटल, कि यहाँ पर बाय पेरेंटल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी यहाँ पर बेसिकली दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं। बाय का मतलब क्या होता है, दो, पेरेंटल का मतलब क्या होता है, पेरेंट। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास कितने पेरेंट हैं, दो पेरेंट, और ऑब्वियसली एक मेल पेरेंट होगा और एक फीमेल पेरेंट होगी। ठीक है, तो पेरेंट्स हम बेसिकली प्लूरल टर्म है और पेरेंट क्या है, सिंगुलर टर्म। तो यहाँ पर एक मेल और एक फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है, जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो गैमेट्स क्यों बनेंगे? गैमेट्स तो वहाँ बनते हैं ना जहाँ पर आपके दो पेरेंट्स होते हैं।
ठीक है, जहाँ पर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पर गैमेट्स नहीं बनते। इसके सेकेंड पॉइंट पे आ जाइए सेक्सुअल के, तो यहाँ पर आप देखेंगे गैमेट्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड। सिंपल सी बात है, पहले ही डिस्कस कर ली हमने कि जब दो पेरेंट होंगे तो गैमेट्स भी चाहिए। एक मेल गैमेट होगा जो कि हमारा स्पर्म हो सकता है, ठीक है, दूसरा फीमेल गैमेट होगा जो ह्यूमन में एग हो सकता है या ओवम जिसको कहते हैं, ठीक है। सो एक मेल गैमेट इन्वॉल्व होगा और एक हमारा फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होगा। अब हमारे थर्ड पॉइंट पे देखिए, थर्ड पॉइंट में क्या है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। सिंपल सी बात है भाई, जब आपके पास दो गैमेट्स हैं उनका जब फ्यूजन होगा उसी टर्म को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। एक गैमेट मेल था, दूसरा गैमेट फीमेल था, अब दोनों जब फ्यूज़ करेंगे तो उस टर्म को हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। अब आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पर, असेक्सुअल के। इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोसिस। माइटोसिस हम सबको पता है, ठीक है, कि जिसमें आपका डीएनए का जो अमाउंट है वो एग्जैक्टली सेम रहता है, तो इसको बेसिकली कॉपी कहते हैं, ठीक है, कि अपने एक सेल की दो कॉपीज़ तैयार हो गई, ठीक है। तो माइटोसिस होती है इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी क्रोमोसोम नंबर विल बी सेम एज दैट ऑफ पेरेंट। लेकिन यहाँ पर जब गैमीट बनते हैं तो क्या होती है, मियोसिस। लेकिन जब गैमीट फ्यूज़ हो जाते हैं, फ्यूज़ होने के बाद जाइगोट बना देते हैं, और जाइगोट बनाने के बाद जब आगे के प्रोसीजर फॉलो होते हैं तब क्या हो रही होती है, माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। सिंपल सी बात है, क्रोमोसोम नंबर जब हाफ हो रहा है तो आपके स्पर्म में आधा डीएनए होगा और आपके एग में आधा डीएनए होगा, फिर ये दोनों जब फ्यूज़ होंगे तब आपका एक कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए या कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब जाइगोट बन चुका होगा, जाइगोट बनने के बाद माइटोसिस होती है ताकि वो और टिश्यू फॉर्म कर सके, ठीक है। टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर पूरा का पूरा मनुष्य या पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि पांचवा पॉइंट जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो कहता है ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। अब इसके लिए हम क्लोन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल डिट्टो के डिट्टो सेम होते हैं अपने पेरेंट जैसे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो पेरेंट से डिफरेंट होते हैं। इट्स नॉट दैट कि शक्ल सूरत सा बिल्कुल अलग हो जाएगा, बट दे आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल, एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी तैयार हो गई हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या हो रहा था, एक मेल गमेट था, एक फीमेल गमेट था। जब दो डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्यूज़ करके कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम बना रहे हैं तो यहाँ पर दो डिफरेंट डीएनए इन्वॉल्व हो रहे हैं ना। तो दो डिफरेंट डीएनए जब मिलकर एक कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वेरिएशन आएगा। वेरिएशन आने की वजह से एक ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होगा अपने पेरेंट के। इट्स नॉट दैट कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, इंसान का बच्चा इंसान ही रहेगा, बट देर विल बी सम काइंड ऑफ वेरिएशन, यानी कि वहाँ पर थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा ही होगा, ठीक है। और मिक्सचर ऑफ ट्रेड्स भी हो सकता है, जिसका ट्रेड डोमिनेंट होगा यानी जिसका कैरेक्टर डोमिनेंट होगा मदर या फादर के जीन्स में से, वो कैरेक्टर उभर कर आएगा। जो रिसेसिव होगा वो कैरेक्टर दब जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं 10th में, राइट। तो अब हम बात करते हैं 6th की, वही चीज़, क्योंकि एग्जैक्टली कॉपी हो रही है तो कोई वेरिएशन नहीं है। अब अगर वेरिएशन नहीं है तो इवोल्यूशन में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। इट्स नॉट वेरी मच ट्रू। असेक्सुअल में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% बायोकेमिकल प्रोसेस जितने भी हो रहे हैं वो 100% एग्जैक्टली सेम होंगे, एग्जैक्टली सेम क्लोन तैयार होंगे, नहीं। असेक्सुअल में भी वेरिएशन होता है बट बहुत माइन्यूट होता है, बहुत कम ऑब्जर्व किया जा सकता है। इट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रू कि हम ये कह दें असेक्सुअल में तो ज़ीरो वेरिएशन है। नो, ज़ीरो वेरिएशन नहीं है, वहाँ भी कुछ अमाउंट ऑफ वेरिएशन होगा ही होगा, ठीक है, बट इतना वेरिएशन नहीं है कि जिसे हम ऑब्ज़र्व कर पाएँ, या कोई पॉपुलेशन में जिसे हम आप ऐसा कह लो कि किसी भी पॉपुलेशन में जिसे आप अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व कर पाओ, उतना वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है। अब बात करते हैं 6th में। ये हम पहले देख चुके हैं कि भैया दो गैमीट फॉर्म हो रहे हैं, दो गैमीट फ्यूज़ करके जाइगोट बनाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए आएगा, तो इसी वजह से क्या होगा, वेरिएशन। और अगर वेरिएशन होगा तो वेरिएशन होने की वजह से क्या होगा, एवोल्यूशन, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हुई। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए सेल डिवीजन के बारे में, ठीक है। सेल डिवीजन इज़ द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि जो सिंगल सेल्ड या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर एक कोशिका जीव, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपली सेल को डिवाइड करते हैं,
ठीक है। ऐसे उसमें कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है, उसमें सिर्फ फिजन हो रहा होता है, या तो बाइनरी फिजन हो रहा होता है या मल्टीपल फिजन हो रखा होता है, ठीक है। अब हमारे सेकेंड पॉइंट पे आते हैं जिसमें फिजन की डेफिनेशन दे रखी है। वो क्या है कि जब आपका कोई भी एक सेल दो डॉटर सेल में टूट रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजन। या कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अगर यूनिसेलुलर है तो आप उस सेल को एक ऑर्गेनिज्म की रेफरेंस में रखेंगे या एक ऑर्गेनिज्म समझेंगे। तो जब एक ऑर्गेनिज्म टू डॉटर ऑर्गेनिज्म बनाने वाला है, टू डॉटर इंडिविजुअल बनाने वाला है, उसको हम क्या कहते हैं, फिजन। कि आपका एक सेल, ठीक है, ये टूट कर दो डॉटर सेल बनाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, फिजन। ठीक है। अब ये फिजन दो तरीके के हो सकते हैं, बाइनरी फिजन और नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो होगा मल्टीपल फिजन। ठीक है। तो बाइनरी और मल्टीपल फिजन की अगर हम बात करें, नाउ बाइनरी फिजन में अगर सिंपल डेफिनेशन देखो तो इसमें कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है कि पेरेंट सेल आया और भाई ये पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा है दो अलग सेल में, तो उसी को हम कह रहे हैं बाइनरी फिजन। सिंपल है, बाइनरी मतलब दो, एक सेल से मेरे दो सेल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, बाइनरी फिजन। किस में देखने को मिलता है, अमीबा में और पैरामीशियम में। अब अमीबा और पैरामीशियम साइंटिफिक नेम है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, तो इनको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। यहाँ देखो ये इटैलिक फॉन्ट में है, ठीक है। तो आप जब इसको हाथ से लिखेंगे, हैंड रिटन होगा, तो अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 में भी इसका इंट्रो था कि हम भाई जो भी हमारे साइंटिफिक नेम होते हैं जब उन्हें हाथ से लिखते हैं तो जीनस और स्पीशीज सेपरेटली अंडरलाइन होते हैं। वो जो भी हमारे रूल्स थे वो हमें यहाँ पे भी फॉलो करने हैं। जो पढ़ा है वो हमेशा याद रखना है, उसे भूलना नहीं है, ठीक है। अब ये जो है आपको यहाँ डायग्राम नज़र आ रहा होगा, ये तो अब यहाँ पर आपको सूडोपोडिया दिख रहे हैं अमीबा के। अमीबा का जो सूडोपोडिया होता है वो बेसिकली हम फॉल्स फिंगर जिन्हें कहते हैं, जिसके थ्रू वो अपना किसी भी फूड मटेरियल को ग्रास्प कर पाता है। यहाँ पर आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है, फूड वैक्यूल नज़र आ रहा है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, न्यूक्लियस है। अब बेसिकली पहला स्टेप क्या होता है, ठीक है, पहला स्टेप ये होता है कि आपका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करना शुरू करता है। तो यहाँ देखो ये लिखा हुआ है स्ट्रेचिंग न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस बेसिकली क्या कर रहा है, अपने अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसकी कॉपी तैयार कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ न्यूक्लियर डिवीजन। जैसे अमीबा अपने मैच्योर साइज़ में आ चुका है, पेरेंट सेल जो है वो अपना मैच्योर हो चुका है, तो वो क्या करता है, वो बेसिकली अपने न्यूक्लियस का डिवीजन करता है, जिसमें वो डीएनए की रेप्लिकेशन करता है, डीएनए की कॉपी करता है, ठीक है। जब डीएनए कॉपी हो चुका होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका होता है, तो यहाँ पर आपको एक कंस्ट्रक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली क्या है, अब यहाँ पर कौन सा स्टेप शुरू हो गया, ये हो गया साइटोप्लाज्म डिवीजन और सेल मेम्ब्रेन का एक कंस्ट्रक्शन को डेवलप करना, ठीक है, जिससे वो आपस में बट जाए। अब जैसे ही साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल का डिवीजन, जिससे डिवाइड करके दो डॉटर अमीबा क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सेम चीज़ यहाँ आपको दिखा रखी है, ठीक है। ये क्या दिखाया हुआ है, एक आपको पेरेंट अमीबा दिखाया हुआ है, उसके अंदर न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, फिर बता रहे हैं इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस हुआ सेकेंड स्टेप में, और इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस के बाद बेसिकली हमें पता है उसमें क्या हो रहा होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए की कॉपी, एक कॉपी एक डॉटर अमीबा के लिए, दूसरी कॉपी दूसरी डॉटर अमीबा के लिए। फिर देखो यहाँ ग्रूव बनते हुए दिखा रहे हैं, जिसको मैंने कंस्ट्रक्शन बोला, यानी बेसिकली ये अंदर की तरफ जो सेल वॉल है अंदर की तरफ जो जा रही है, या सेल मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ जा रही है, वो क्यों जा रही है, ताकि यहाँ पर ईजिली न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड कर पाएँ और दो डॉटर अमीबा क्रिएट हो पाए, ठीक है। तो ये ऊपर वाले का ही एक दूसरा एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है जिसको आप बना सकते हो एक्सप्लेनेशन के वक्त जब आप बाइनरी फिजन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नाउ कम्स द टर्म मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि वहाँ पर बाइनरी फिजन में एक सेल से दो कॉपी क्रिएट होती हैं और यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट होती हैं, एक से दो, वो दो फर्दर डिवाइड करती हैं, और ये सब एक सिस्ट के अराउंड हो रखा होता है, यानी एक सिस्ट के अराउंड, एक प्रोटेक्टिव लेयर के अराउंड ये सारी जो प्रोसेस है वो हो रही होती है। इसमें पेरेंट सेल डिवाइड करता है बहुत सारे डॉटर सेल में, जो बाद में एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाती हैं, ठीक है। अब जो स्ट्रेंज बात लोगों को लगती है वो ये है कि इसमें अमीबा क्यों दे रखा है। प्लाज्मोडियम का तो हम 10th में पढ़ के आ चुके हैं, चलो पहले प्लाज्मोडियम देखते हैं फिर अमीबा का भी देखेंगे। बेसिकली प्लाज्मोडियम में क्या है, ये जो आपको फर्स्ट डायग्राम दिखाया जा रहा है वो क्या है, एक प्लाज्मोडियम सेल दिखाया जा रहा है आपको। यहाँ न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है,
सिस्ट है। सिस्ट क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब भी उसके पास अनफेवरेबल कंडीशन आती है जिसमें उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल मुश्किल है, उसे हम उसके लिए क्या कहेंगे? अनफेवरेबल कंडीशन। यानी वो वक्त जब कोई ऑर्गेनिज्म नहीं सर्वाइव कर सकता, तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने आसपास क्या बना लेता है? सिस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आपको मल्टीपल फिजन हो रहा है। मल्टीपल फिजन हो रहा है जिसमें बेसिकली क्या हो रहा है? बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं। एक पेरेंट सेल से बहुत सारे डॉटर सेल बन जाते हैं। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है, तो फेवरेबल कंडीशन के आते ही ये देखो सिस्ट यहाँ से टूट गई है। अब सिस्ट जब टूटी तो ये जो अंदर के जितने भी डॉटर अमीबा थे, सॉरी डॉटर प्लाज्मोडियम थे, प्लाज्मोडियम सेल, तो इसको हम डॉटर प्लाज्मोडियम सेल कहेंगे, ये सारे सेल रिलीज़ हो जाते हैं। और रिलीज़ होने के बाद फर्दर ये अलग अलग लोकेशन पे जाकर रेस्ट करते हैं। जब मलेरिया हम पढ़ेंगे डिजीज़ वाले चैप्टर में, तब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगी कि इन्फेक्शन फैलाने में इसका कितना बड़ा रोल होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर अमीबा की जो बात की जा रही थी, अमीबा जो है ना, वो अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन करता है। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम कहते हैं स्पोरुलेशन इन अमीबा, कि जब कोई अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करे? आपका मल्टीपल फिजन करे, तो उसे हम क्या कह देते हैं? स्पोरुलेशन, या स्पोर्स बनते हैं उस वक्त, सूडो स्पोर्स कहते हैं उन्हें हम, वो बनते हैं उस वक्त। और उस वक्त जब वो बनते हैं तो अपने अराउंड वो अमीबा एक प्रोटेक्टिव लेयर कवर कर लेता है ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्पोरुलेशन को देखते हैं। स्पोरुलेशन अमीबा में तब होता है, जैसे मैंने पहले बोला, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है। अनफेवरेबल कंडीशन आते ही अमीबा अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर ए डायग्राम में आप देखिए कि बेसिकली अमीबा ने अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना ली। अब उसके अंदर वो क्या कर रहा है? अपने आप का डिवीजन यानी मल्टीपल फिजन कर रहा है। अपने सेल्स को बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड कर रहा है। तब तक कर रहा है जब तक फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए, या फिर एक पर्टिकुलर काउंट यानी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉपुलेशन ना तैयार हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? सी में अगर आप देखें तो यहाँ पर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई, उसने अपने सिस्ट को तोड़ा और एक ये डॉटर अमीबा वहाँ से निकल कर आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है। सिस्ट बनाओ, उसके अंदर बैठ के डिवीजन करो, डिवीजन करने के बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आए तो सिस्ट को तोड़ो और बाहर आ जाओ। एग्जैक्टली सिमिलर टू मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। बट अमीबा आ गया तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि अमीबा तो सिर्फ बाइनरी फिजन करता है। नहीं, अमीबा स्पोरुलेशन भी करता है, यानी मल्टीपल फिजन भी कर सकता है, ठीक है। जब उसके ऊपर क्या आती है? अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल में वो बाइनरी फिजन करेगा, लेकिन अनफेवरेबल में वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए स्पोरुलेशन करता है, ठीक है। ये डायग्राम कुछ ज़्यादा क्लियर है पहले वाले से। तो यहाँ पर देखो सिस्ट बन रही है। सिस्ट कितनी होती है? 3 लेयर होती हैं। आपके जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसके अराउंड 3 लेयर आ जाती हैं, और ये तीनों लेयर क्या करती हैं? उसकी प्रोटेक्शन। यहाँ देखो लिखा है 3 लेयर, ठीक है। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो अब यहाँ पहला स्टेप क्या है? सिस्ट बना लो। दूसरा स्टेप क्या है? बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बनाओ, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस बनाओ। अब उन न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म इकट्ठा होगा, सेल मेम्ब्रेन बनेंगी, तो वो इनडायरेक्टली क्या बन जाएंगे? डॉटर अमीबा सेल, बहुत सारे। और उन्हीं डॉटर अमीबा सेल को हम क्या कहते हैं? सूडोपोडियोस्पोर्स, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? सूडोपोडियोस्पोर्स। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? यंग अमीबा। यंग अमीबा कैसे आएगा? जैसे ही सिचुएशन फेवरेबल हुई तो यहाँ देखो सिस्ट वॉल रप्चर हो जाएगी, और सिस्ट वॉल जैसे ही रप्चर होगी, रप्चर होने के बाद हमारे जो डॉटर अमीबा सेल अंदर बंधे हुए थे, या सूडोपोडियोस्पोर्स जो अंदर थे, वो क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। और बाहर आते ही अपने जो भी साइट है वहाँ पर जाकर रेस्ट करेंगे, या जहाँ भी जाना है जा सकते हैं, ठीक है। यंग अमीबा फॉर्म हो जाते हैं। तो स्पोरुलेशन इन अमीबा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पहले हम नहीं पढ़ते हैं, बट इसमें एक शॉर्ट नोट आ सकता है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आता, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी ऑर्गेनिज्म की, जैसे फंजाई हो गया, एल्गे हो गया। तो फंजाई और एल्गी में बेसिकली क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी हो रहा होता है तो वहाँ कुछ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स या रिप्रोडक्टिव यूनिट्स या फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो आज उनके बारे में भी थोड़ी डिटेल में बात होगी। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने एक डायग्राम प्रोजेक्ट करूँगा जिसमें
आपके वहाँ पर वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। सो पहला जो ए डायग्राम आप देख रहे हैं वो है ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर्स बेसिकली आपके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं। ज़ूस्पोर्स जो होते हैं वो बहुत सारे अलगा या एक्वेटिक फंजाई जो होते हैं वो बनाते हैं, और ये ज़ूस्पोर मोटाइल होते हैं, यानी इनके पास फ्लैजेला जैसी चीज़ होती है, देख रहे हो आप। तो ये मोटाइल होते हैं, मोटाइल होने की वजह से ये मूव कर पाते हैं। तो ज़ूस्पोर्स फॉर्म होते हैं। आपने ये चीज़ जब आप प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे 11th में, तब आपने पढ़ा था ज़ूस्पोर नाम की चीज़ होती है। ये ज़ूस्पोर क्या होते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं जिनका काम रिप्रोडक्शन में होता है, या रिप्रोडक्शन में जो यूटिलाइज होती है इन ऑर्डर टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिजम्स। नाउ ज़ूस्पोर जो होते हैं, यहाँ पर बेसिकली ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं ये वाला, वो क्लामाइडोमोनास का है। किसका है? क्लामाइडोमोनास। ये क्या होता था अगर याद हो तो? क्लामाइडोमोनास एक तरीके का हमारा एल्गा होता था, जो कि बेसिकली आपका आपने उस चैप्टर में पढ़ा होगा प्लांट वाले में, जिसमें आपने एल्गा पोर्शन किया था। तो क्लामाइडोमोनास एक एल्गा है जिसके अंदर ज़ूस्पोर्स, या एल्गी है जिसके अंदर ज़ूस्पोर्स बनते हैं। ये जो ज़ूस्पोर्स बनते हैं इनके पास फ्लैजला होती है, ड्यू टू विच दे आर मोटाइल, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये पेरेंट सेल है, और ये जो आप निकलते हुए देख रहे हैं वो क्या है? हमारे ज़ूस्पोर्स, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई? नाउ द नेक्स्ट थिंग जो आप यहाँ साइड में देख रहे हो ये वाला डायग्राम, ये क्या है? ये है पेनिसिलियम का डायग्राम। जो पेनिसिलियम होता है वो भी कुछ ऐसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है। पेनिसिलियम क्या है पहले ये देख लो। पेनिसिलियम एक फंगस है। ये जो पेनिसिलियम नाम की फंगस होती है, इसमें बेसिकली पेनिसिलियम ले लो या एस्परजिलस ले लो, सब में ये कोनिडिया बनते हैं। तो पेनिसिलियम नाम की जो फंगस होती है उसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट बनती है जिसका नाम है कोनिडिया। कोनिडिया क्या है? बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ ज़ूस्पोर बन रहे थे किसमें? क्लामाइडोमोनास में, ऐसे ही पेनिसिलियम में क्या बनेंगे? कोनिडिया। ये जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये सारे, इनको हम कोनिडिया कहते हैं, ठीक है। और ये जिससे अटैच्ड है कहाँ पे? ये वाला चीज़, इसको कोनिडियोफोर कहते हैं। तो जितने भी एल्गा हैं वो असेक्सुअली जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो ज़ूस्पोर, कोनिडिया, ये सारे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। या जितने भी फंगस हैं, तो एल्गा हो गया, या जितने भी फंजाई हैं, एल्गी, या जितने भी फंजाई हैं, वो सारे के सारे जब असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनके थ्रू वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे कि ज़ूस्पोर हो गया या हमारा ये कोनिडिया हो गया, ठीक है। अब ज़ूस्पोर मोटाइल थे बट कोनिडिया मोटाइल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई फ्लैजला दिख रहा है? नहीं। तो कोनिडिया होते हैं नॉन मोटाइल। सो जिस जिस फंगस के अंदर आपके कोनिडिया मिलते हैं उसका नाम क्या था? पेनिसिलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग आपको एनसीईआरटी में मिल ही जाएगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, हमारे पास क्या और भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जैसे आप अपने ये हाइड्रा को देख लीजिए, हाइड्रा में बर्ड्स बन रहे होते हैं, ये जो साइड में आप देख रहे हो बर्ड, जो कि सेलुलर ग्रोथ की वजह से बनते हैं। या आप ये वाला डायग्राम देख लीजिए, ये बहुत यूनिक लग रहा होगा, ये स्पॉन्ज का डायग्राम है, ठीक है। जितने भी स्पॉन्ज होते हैं ना वो आपके गैम्यूल, GEMMULES, क्या गैम्यूल्स बोलता हूँ मैं इसको बेसिकली, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जेम्यूल्स भी होता है कुछ कुछ जगह पे, कुछ लोग इसको कुछ बोलते हैं, तो आई जस्ट यूजुअली प्रोनाउंस इट एज गैम्यूल्स। तो गैम्यूल्स जो हैं, ये वाला अंदर जो आप देख रहे हो ये गैम्यूल्स हैं, जो कौन बनाता है? स्पॉन्जिला, या स्पॉन्जेस जितने भी होते हैं वो सारे गैम्यूल्स बनाते हैं अंदर, ठीक है। तो ये गैम्यूल्स जो हैं ये भी एक तरीके का आपका स्ट्रक्चर है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो उसको माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। तो इसका डिटेल डायग्राम मैं भी आपको प्रोजेक्ट करता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब एक्सटर्नल बड बन रही होती है, जब एक्सटर्नल बडिंग होती है तो आपको यहाँ पर हाइड्रा जैसी एक बर्ड नज़र आ रही होती है। जब इंटरनल बडिंग होती है तो स्पॉन्ज के जैसे गैम्यूल्स नज़र आते हैं। जब इंटरनल बडिंग होगी तो गैम्यूल्स बनते हैं, एक्सटर्नल बडिंग होती है मतलब होती है तो आपको बर्ड नज़र आती है जैसे हाइड्रा में नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये डायग्राम है जिसकी मैं बात कर रहा था, गैम्यूल ऑफ स्पॉन्जिला। ये हिस्सा माइक्रोपाइल है, ठीक है। जिससे आपका क्या होगा कि आपके जो अंदर जितने भी गैम्यूल्स बने हैं, ठीक है, वो सारे बाहर आएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है आर्कियोसाइट्स हैं,
इनर मेम्ब्रेन की डिटेल में नहीं जाना है हमें, ना ही कोई हमसे पूछेगा, हमें सिर्फ इतना याद रखना है स्पॉन्जेस में जेम्यूल्स या गेम्यूल्स नाम का एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। कौन से रिप्रोडक्शन में? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उसके अलावा ये जो जेम्यूल्स हैं या गेम्यूल्स हैं ये इंटरनल बडिंग का रिजल्ट है। इंटरनल बडिंग, जब इंटरनल बडिंग होती है तब आपके ये जेम्यूल्स बनते हैं। एक्सटर्नल बडिंग होगी तो जैसे हाइड्रा में आपने देखा था बर्ड बन रही है, वैसे ही यहाँ पर भी बर्ड बनेंगी। ठीक है, तो ये डिटेल डायग्राम मेरे को दिखाना था इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। ये इनर मेम्ब्रेन है, इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है, माइक्रोपाइल से ये सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक डिटेल डायग्राम अगर आपको चाहिए हो तो ये वो डायग्राम आपके पास होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ बडिंग। बडिंग बेसिकली आप पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक बड बनती है, क्यों? जब सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं तो एक लंप बना देते हैं जिसको हम बड कहते हैं। ये अनइक्वल सेल डिवीजन का रिजल्ट होता है, सबको पता है। हाइड्रा में हमने देखा था कि एक छोटी सी बर्ड बनती है, वो बर्ड एक अपना साइज़ अटेन करती है, फिर अपने पेरेंट से डिटैच हो जाती है। डिटैच होने के बाद एक सेपरेट इंडिविजुअल में ग्रो करती है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका यीस्ट में होता है। ठीक है, नाउ बडिंग इन यीस्ट सेल, ये बेसिकली आपने हाइड्रा का बहुत ईजिली ये समझ आ जाता है कि छोटी सी बर्ड बनी, बर्ड जब अपने एक एक्चुअल साइज़ में आई तो पेरेंट से अलग हो गई। सिमिलर वे में यहाँ पर ईस्ट में भी होता है। ईस्ट में अगर आप यहाँ देखो तो माइटोसिस होती है। माइटोसिस, अनइक्वल माइटोसिस होने की वजह से एक बर्ड बन गई। ठीक है, यहाँ पर डॉटर न्यूक्लियाई डिवाइड हो रहे हैं। डॉटर न्यूक्लियाई जो है अपना एक न्यूक्लियाई जो है यहाँ पर पहुँच रहा है बर्ड के अंदर, और ठीक है, दूसरा जब इसका एक पर्टिकुलर साइज़ अटेन हो जाता है तो ये यहाँ पर अपनी जो पेरेंट्स ईस्ट है उससे अलग होकर मतलब बेसिकली सेपरेट होकर एक अलग इंडिविजुअल की तरह ग्रो करती है। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि यहाँ पर बर्ड बन रही है। दूसरा स्टेप क्या है? न्यूक्लियस का डिवीजन। तीसरा स्टेप क्या है? ये न्यूक्लियस ऊपर जा रहा है बर्ड में। उसके अलावा चौथा स्टेप क्या है कि ये सेपरेट हो जाता है। अब जिस जगह से सेपरेट होता है ना, तो पेरेंट ईस्ट के पास और डॉटर ईस्ट के पास एक यहाँ पर स्कार रह जाता है जिसको हम कहते हैं बर्ड स्कार और बर्थ स्कार। बर्थ स्कार कहेंगे पेरेंट ईस्ट के रेफरेंस में, और जो बर्ड स्कार होगा वो हमारे डॉटर ईस्ट के रेफरेंस में होता है। ठीक है, तो अब हमारा जो है नेक्स्ट डायग्राम जो है उसके ऊपर आते हैं। सो द नेक्स्ट डायग्राम इज़, या फिर हम नेक्स्ट टॉपिक भी कह सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रेगमेंटेशन। सब पढ़ चुके होते हैं फ्रेगमेंटेशन क्या है। फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे फ्रेगमेंट या पीसेस में टूटता है और हर फ्रेगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा होता था? स्पाइरो गायरा, जो कि क्या होता है? स्पाइरो गायरा इज़ एन एल्गी। तो स्पाइरो गायरा का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं क्या है। ये हमारा स्पाइरो गायरा है, इसने अपने दो फ्रेगमेंट में ये टूटा और हर फ्रेगमेंट क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है यहाँ पर बेसिकली एक अपने जैसे इंडिविजुअल में। तो ये बहुत इजी है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा एक फ्रेगमेंट टूटता है, ये फ्रेगमेंट बड़ा हो जाता है और एक सेपरेट इंडिविजुअल की तरह ग्रो कर मतलब ग्रो कर सर्वाइव करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम 10th में भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर ये उसका एक ऐसा समझ लो कि एक रिवीजन टाइप है ये चैप्टर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम जानते हैं यहाँ पर क्या होता है कि जब रिप्रोडक्टिव पार्ट का इस्तेमाल ना करके किसी ऑर्गेनिज्म को जनरेट किया जाता है तो उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स बनते हैं। और ये वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स कहाँ से आ रहे होते हैं? सिंगल प्लांट से या सिंगल पेरेंट से। अब हमने पढ़ा था कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीडलेस फ्रूट बनाने के लिए, सीडलेस जितने भी हमारे वैराइटीज़ हैं उन्हें बनाने के लिए। साथ ही साथ आप रिप्रोडक्टिव यूनिट का ना इस्तेमाल करके किसी दूसरे यूनिट का, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपग्यूल कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि एक ऑर्गेनिज्म को आप जनरेट कर सकें। ठीक है, नाउ तो ये एक डायग्राम है जिसमें आपको एक पोटैटो नज़र आ रहा है और एक जिंजर ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो जिस वेजिटेटिव प्रोपग्यूल की हम बात कर रहे हैं उनको दिखाने के लिए डायग्राम यूज़ किया जा रहा है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो पोटैटो में बेसिकली आपको एक नज़र आएगी चीज़ जिसको हम कहते हैं आई या पोटैटो ट्यूबर या बड। ये जो बड होती हैं ये इनके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो रैपिड डिवीजन की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो बेसिकली जब आप पोटैटो के इन बर्ड्स को ज़मीन में गाड़ देते हो तो वहाँ से एक नया प्लांट जनरेट होता है। तो ये पोटैटो में क्या केस आया? ट्यूबर का। पोटैटो में क्या होता है? आइज़ कह लो या फिर ट्यूबर, TUBER,
पोटैटो में आई भी होती है या फिर उसको हम क्या कहते हैं दूसरे नाम से ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर। नाउ वी टॉक अबाउट जिंजर। जिंजर में हमें बेसिकली ऐसे समझ लो कि जिंजर में आप ये एक तो पहले ही रूट्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है, और ये नोड्स नज़र आ रहे हैं, बर्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो जिंजर जो होता है हमारा बेसिकली वो आप समझ लो ये उसके वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स हैं। जो जिंजर में आपको ये बर्ड्स नज़र आ रहे हैं ना और नोड्स, यहाँ पर है मेरिस्टेमेटिक सेल, और जब हम इनको गाड़ते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, हमारा न्यू जिंजर प्लांट। तो ये राइजोम जो नज़र आ रहे हैं ना आपको, ठीक है, जिंजर में कौन सा स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पोटैटो ट्यूबर में, सॉरी पोटैटो में पोटैटो ट्यूबर था, ऐसे ही जिंजर में कौन सा स्ट्रक्चर है, जिंजर में जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं राइजोम। ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, राइजोम, जहाँ बर्ड्स अटैच्ड हैं, यही है जिससे आपका एक नया जिंजर का प्लांट क्रिएट हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे आपका ये जो सी डायग्राम है अगेव का है, इसमें बल्बिल, BULBIL नाम का बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके उसके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। जैसे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें बल्बिल कहते हैं इसको, BULBIL, ठीक है। ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, BULBIL, ठीक है। नाउ ये वाला स्ट्रक्चर आपने पहले भी देखा हुआ है, कहाँ देखा हुआ है, क्लास 10th में। ये कौन सी लीफ है, ब्रायोफाइलम लीफ। यहाँ पर हमारे पास हमें पहले से पता है ये जो एरिया है जिसको हम एडवेंटिशियस बर्ड कहते हैं, ये एरिया अगर ज़मीन में गिर जाए या ज़मीन में ये प्लांट हो जाए तो ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है वाटर हियासिंथ। ये जो है ये प्लांट, यहाँ पर आपको ना ऑफसेट्स नज़र आएंगे, ये वाला एरिया जो ये ऑफसेट्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इसके स्प्रेडिंग के लिए या बेसिकली इसके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। सो यहाँ पर हमने एक टोटल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर कर लिया है, जिसमें हमने बात कर ली मल्टीपल फिजन की, बाइनरी फिजन की, बर्डिंग की, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन की, उसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। तो इन सब की जो बात की है यही आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है। ये असेक्सुअल मेथड यहाँ आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल कंप्लीट कर लेंगे और फिर ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि हमने स्पोर फॉर्मेशन भी पढ़ा था, तो हाँ वो स्पोर फॉर्मेशन हमने फंगस के केस में पढ़ा था। कौन सा फंगस होता था, राइजोपस। राइजोपस नाम का या ब्रेड फंगस या ब्रेड मोल्ड नाम का एक जो फंगस होता था, उसमें छोटे छोटे स्पोर्स बनते थे। जब आपका फेवरेबल कंडीशन आती थी तो वो स्पोर्स रिलीज़ हो जाते थे, रिलीज़ होने के बाद किसी सुटेबल मीडियम पे ग्रो करते थे। तो यही तो करा ना स्पोरुलेशन में, अमीबा के केस में। पहले हमने राइजोपस का पढ़ा था 10th में, इसमें हमने क्या पढ़ लिया, अमीबा। तो स्पोरुलेशन इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। बस द डिफरेंस क्या था, जो हमने 10th में पढ़ा था वो राइजोपस फंगस था जिसमें हम स्पोर्स बना रहे थे, बहुत सारे स्पोर्स। यहाँ स्पोरुलेशन है क्या, जिसमें बन रहे हैं सूडोपोडियो स्पोर्स, ठीक है, क्लियर है। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डीलिंग अबाउट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन डिटेल एंड द चैप्टर जो बचे कुछ छोटे मोटे टॉपिक हैं वो डील करेंगे और फिर वो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर इसमें कोई भी डाउट है, राइट इन द कमेंट सेक्शन so that I can deal with it.